हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है न्यू अपडेट यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक प्रश्न पत्र की, जो कि वार्षिक परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र है, कक्षा 11 का। और विषय है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की प्रश्न पत्र की हम बात करेंगे कि क्या क्या उसमें आया था और इसके क्या क्या उत्तर हो सकते हैं, और जो करेक्ट उत्तर है उसका हम चयन करेंगे। सर्वप्रथम पहला प्रश्न पूछा गया है कि आर्थिक क्रिया है। तो आर्थिक क्रिया में आपको विकल्प दिए गए हैं: उपभोग, उत्पादन, वितरण और सभी तीनों। तो जो आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया में उपभोग भी आता है, वितरण भी आता है, उत्पादन भी आता है, और उसका उत्तर था ये तीनों। तो इसका सही उत्तर था आपका तीनों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपको, सारल्यन का आधार है। तो बेसिस ऑफ टेबुलेशन इज, इसका जो सही उत्तर था वो था वर्गीकरण। वर्गीकरण इसका सही उत्तर था। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है आपके पास, चरम पदों की उपस्थिति से कौन सा औसत सर्वाधिक प्रवाहित होता है। तो चरम पदों की उपस्थिति से कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो इसका सही उत्तर था समांतर माध्य। तो समांतर माध्य जो है सर्वाधिक आपका प्रभावित होता है। सही उत्तर है समांतर माध्य। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके पास, अगला जो प्रश्न है, सरल सहसंबंध गुणांक का परास होता है। तो इसका उत्तर था आपके पास विकल्प नंबर तीसरा, -1 से +1 तक। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है आपके पास, निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। सूचकांक मुद्रा के मूल्य का निरपेक्ष माप न होकर सापेक्ष माप है। दूसरा पूछा गया है, सूचकांकों को प्रतिशतों में व्यक्त किया जाता है। तो इसके विकल्प हैं: दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है, कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। तो इसका जो उत्तर था वो था आपके पास कथन, दोनों कथन सही है। तो इसका सही उत्तर था दोनों कथन सही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, यादृच्छिक 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 प्रतिचयन से क्या समझते हैं। तो यादृच्छिक प्रतिचयन का जो उत्तर है आपके पास वो है, यह एक ऐसी यह एक ऐसी क्रियाविधि है जिसमें प्रत्येक समष्टि के सदस्य की प्रतिदर्श में चुने जाने की संभावना होती है। तो मान के चलो कि हमारे पास कोई कोई हमारे पास 45 बच्चों की कोई क्लास है। तो इसमें से यदि हमको मॉनिटर चुनना है, यानी क्लास का मॉनिटर चुनना है, तो इन 45 बच्चों में से हर एक बच्चे की चुने जाने की संभावना है। तो इसे हम यादृच्छिक प्रतिदर्श कहते हैं, यानी आपका रैंडम सैंपलिंग इसको कहा जाता है। अगला जो प्रश्न आपको पूछा गया है वो है आपके पास, समांतर माध्य किसे कहते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है समांतर माध्य समांतर माध्य किसी श्रेणी के सभी पदों के मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी समांतर माध्य क्या होता है आपके पास, समांतर माध्य बराबर श्रेणी के सभी पदों का योग बटे श्रेणी के सभी पदों की संख्या। अब मान के चलो कि हमारे पास, इसको हम औसत भी कहते हैं, यानी औसत ही आपका समांतर माध्य है। तो मान के चलो कि हमारे पास 45 बच्चे हैं और 45 बच्चों की जो है अर्थशास्त्र में अलग अलग अंक प्राप्त हुए। अब इन 45 बच्चों का क्या करेंगे, हम अलग अलग अंक प्राप्त हुए, उन अंकों को सबको जोड़ देंगे आपस में और बटे 45 से भागा दे देंगे। जितना आएगा वो आपका क्या निकल जाएगा,
समांतरमादी, और इसको हम x बार से डिनोट करते हैं। x बराबर होता है समेशन ऑफ x बटे n। n हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और x हो गया समेशन ऑफ x हो गया श्रेणी के सभी पदों का योग। अगला जो प्रश्न आपको पूछा गया है वो पूछा गया है आपको सेंसेक्स क्या है। तो सेंसेक्स आपके पास सेंसेक्स वह सूचक है जो भारतीय स्टॉक बाजार में होने वाली परिवर्तनों को दर्शाता है। यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संक्षिप्त रूप है। इसका आधार वर्ष 1978-79 है। संवेदी सूचकांक यानी सेंसेक्स का मान इस अवधि में होता है। इसके अंतर्गत 30 स्टॉक हैं जो अर्थव्यवस्था के 13 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका उत्तर ये था आपके पास। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, कोई 2 कारण बताइए। तो इसका जो कारण है वो है आपके पास अर्थशास्त्र के अध्ययन से ज्ञान में वृद्धि होती है, तर्क शक्ति बढ़ती है और दृष्टिकोण विस्तृत एवं वैज्ञानिक हो जाता है। तो इससे क्या होगा, एक तो हमको अर्थव्यवस्था का ज्ञान होगा, हमारे सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी, हमारा दृष्टिकोण यानी हमारा नजरिया बदलेगा अर्थव्यवस्था के प्रति, और वैज्ञानिक सोच हमारे अंदर डेवलप्ड होगी। दूसरा है इसके अध्ययन से चुनाव योग्यता यानी चयन की जो समस्या है, अर्थशास्त्र की जो समस्या होती है वो चयन की समस्या होती है। तो चुनाव योग्यता में वृद्धि होती है और हम आवश्यक तथा अनावश्यक आवश्यकताओं में भेद करने में समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं और जो हमारे पास साधन हैं वो सीमित हैं। अब उन्हीं असीमित आवश्यकताओं में से हमें क्या करना होता है, चयन करना होता है। चयन करके हम उन सीमित साधनों का प्रयोग करके उन समस्याओं को क्या करेंगे, उन जो हमारी आवश्यकता है उनको फुलफिल करेंगे। और जो तीसरा मैंने एक और लिखा है, तो ये है आपके पास पारिवारिक बजट बनाकर विवेकपूर्ण ढंग से व्यय करना सीख जाते हैं और आर्थिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये 4 इसके प्रकार यहाँ पर बता दिए हैं, या 4 फायदे अर्थशास्त्र का अध्ययन के हमने बताए हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह सांख्यिकी के 2 प्रमुख कार्य बताएं। तो सांख्यिकी के 2 प्रमुख कार्य, पहला है आपके तथ्यों को सूक्ष्म तथा सरल रूप में प्रस्तुत करना, यानी हम तथ्यों को क्या करते हैं, सूक्ष्म तथा सरल रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और दूसरा है तथ्यों को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करने, यानी तथ्यों को हम तुलना यानी एक दूसरे तथ्यों के बीच तुलना करने में सहायता मिलती है सांख्यिकी से। जो अगला प्रश्न आपको पूछा गया है वो है आपके पास निम्नलिखित संख्याओं का माध्यिका यानी मीडियन मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास एक सारणी है, क्रम संख्या पदों का आकार। अब क्रम संख्या हम डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक डाल दिया। अब सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो दिया गया है 6 4 9 11 6 7 3 12 10 ये आपको दिया गया है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे अवरोही क्रम में, यानी आरोही 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 क्रम में हमने इसको अरेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले 1 पर 3, फिर 4 6 6 7 9 10 11 और 12, ये आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब फॉर्मूला होता है एम, एम बराबर होता है साइज ऑफ n+1/2 nth आइटम, यानी n क्या हो जाएगा 9, जो हमने काउंटिंग कर रखी है 9 तक। अब n बराबर 9 हो गया तो m बराबर 9 + 1/2 यानी 10/5, यानी m बराबर फिफ्थ आइटम। अब फिफ्थ आइटम देखेंगे हम, जो क्रम संख्या है पांचवे के ठीक सामने क्या है 7, तो ये 7 आपका माध्यिका आ गई। तो m बराबर, m का मतलब है माध्यिका, m का मतलब क्या है माध्यिका, तो मीडियन, मीडियन कितना आ गया 7, तो इसका सही उत्तर था 7। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपके पास वो है सहसंबंध के 2 महत्व बताएं। तो सहसंबंध के 2 महत्व क्या हैं, एक तो है कारण एवं परिमाण में संबंध स्पष्ट करना, दूसरा है नीति निर्माण में सहायक है, तीसरा है व्यापारिक निर्णय लेने में सहायक है। तो नीति निर्माण में कोई भी नीति, यदि सरकार कोई भी नीति बनाती है उसके नीति निर्माण में सहायता करता है और व्यापारिक निर्णय लेने में भी सहायक होता है। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है आपके चर क्या है, सतत चर एवं विविक्त चर के बीच
एक भेद बताइए। अब चर के बारे में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे चर क्या है। चर किसी तथ्य की वह विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है, चर कहलाता है। इसमें परिवर्तन होते रहते हैं तथा किसी इकाई द्वारा मापा जा सकता है। तो चर आपका क्या है, जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सके, यानी हम उसको 1 2 3 4 या आपका केजी में या आपका वेट में, जैसे किसी के बच्चों का वेट करना है तो उसको हम केजी में माप सकते हैं, तो वो भी नंबरिंग में होगा, तो उसे चर कहते हैं। तो इसमें चर के दो प्रकार होते हैं, एक तो है सतत चर यानी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। सतत चर वे चर होते हैं जो निरंतर धीरे धीरे बढ़ते हैं, यह भिन्नात्मक होते हैं। इनका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई भी मूल्य हो सकता है। इनके मूल्य से दूसरे मूल्य के मध्य कोई निश्चित अंतर नहीं होता। तो इसको कैसे समझेंगे, ये तो आपकी परिभाषा होगी। अब मान के चलो कि हमारे पास दो मापक हैं, ठीक है। अब जब किसी की लंबाई हम मापते हैं 5 और 6 फीट के बीच में, तो इसमें जो है इसके 5 और 6 फीट के बीच में फुट के बीच में जो है कितना होगा, 5.1 भी होगा, 5.2 भी होगा, 5.3 भी होगा, 5.4, 5.5, 5.9 तक होगा और 6 भी आएगा। तो ये 5.1 से लेकर 5.9 तक सभी जो है इसके बीच में आ सकते हैं। तो इसमें कोई निश्चित अंतर नहीं होता कि 5 और 6 के बीच एक का डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा। दूसरा है विविक्त चर। विविक्त चर उसे कहते हैं, विविक्त चर वे चर होते हैं जिनके मूल्य पूर्णांकों के रूप में प्रकट किए जाते हैं, अर्थात जो एक निश्चित मात्रा में होते हैं, भिन्नात्मक नहीं होते। इसके एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच कुछ अंतर पाया जाता है। जैसे आपका ये आपके 1 2 3 4 ऐसे होते हैं। अब इनके बीच क्या है डिफरेंस, एक का। के बीच डिफरेंस क्या है, एक का। तो ये एकदम सिंगल डिजिट में होंगे। अगला जो प्रश्न आपके पूछा गया है वो है आपके पास निम्नलिखित समंकों में समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको एक सारणी दी गई है, ये मजदूर और उन मजदूरों की दैनिक आय रुपये में। तो इधर आप देखेंगे तो ये है समांतर माध्य। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एक्स बटे एन, जो हमने पहले भी ऊपर लिखा हुआ था। तो मजदूर के हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, आपके 10 मजदूर दिए गए हैं, ठीक है। एन बराबर 10 हो गया। इनकी जो दैनिक आय दी है 120, एक ही 150, 180, 200, 250, 300, 220, 350, 370 और 260, ये आपकी इनकी दैनिक आय दी गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे, तो 0 का 0 हो जाएगा और ये आएगा आपका 2400। कितना आएगा, 2400। तो यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स कितना हो गया, 2400 हो गया। यहाँ पर रखेंगे फॉर्मूले में एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एक्स बार बराबर क्या है, एक्स बार बराबर बटे एन, ये हो गया 2400। 2400 बटे कितना हो गया 10, तो इससे का ये कट गया 240 आपका आंसर। तो 240 इसका समांतर माध्य था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है इसी में बहुलक और बहुलक के दो उपयोग। बहुलक एक विशेष किस्म का माध्य है जो कि आवर्तियों की स्थिति पर निर्भर है। श्रेणी में जिस संख्या की आवर्ती अधिकतम बार होती है वह संख्या बहुलक कहलाती है। तो बहुलक से क्या करते हैं हम, संख्याओं जो भी संख्या रिपीटेड अधिक बार होगी उसे हम बहुलक कहते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपको वो है आपके पास सहसंबंध गुणांक आर के विभिन्न मानों +1 माइनस और 0 की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आप देखेंगे +1 का मतलब होता है आर का +1 या धनात्मक मान। यह दर्शाता है कि दोनों चर एक ही दिशा में गतिमान है, यानी एक चर यदि बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, यदि एक चर घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। तो इसका मतलब ये होता है। -1 का अर्थ यानी आर का -1 या ऋणात्मक मान यह दर्शाता है कि दोनों चर एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिमान है, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा होगा।
ये पहला घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा होगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। आर जीरो, जीरो का अर्थ है आर का जीरो या शून्य होना, यह दर्शाता है कि चर असहबंधित है, इनके बीच कोई रेखीय संबंध नहीं बदल, यानी इसमें कोई सहसंबंध नहीं होता है, इनमें कोई सहसंबंध नहीं होता है। अगला जो प्रश्न आपको पूछा गया है, प्रश्न नंबर 12वां, निम्नलिखित समंकों से आवर्ती आयत चित्र बनाकर बहुलक का निर्धारण कीजिए। तो यह है आवर्ती आयत चित्र। इसको आप क्या लिखेंगे, हमें एक्स एक्सिस पर हमको वर्ग अंतराल लिखना है। इस वाले एक्सिस पे ये आपका एक्स एक्सिस है और इधर आपका वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे वर्ग अंतराल और आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी को आप कहाँ लिखेंगे, वाई एक्सिस पर। तो ये आपको दिया गया है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, ये आपको यहाँ दिया गया है। 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60 और 70। उनकी फ्रीक्वेंसी 4, 9, 14, 20, 40, 10 और 6 आपको दिया गया है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 को आप छोटे छोटे उसमें बांट लेंगे। फिर पहला क्या है, 4, 4 यानी वाई एक्सिस पर 4 और एक्स एक्सिस पर 10। तो ये आपका यहाँ पे मिल गया। तो इसी प्रकार से आप इसको ड्रॉ करते चले जाएंगे, यानी वाई एक्सिस पे आपका 9, इधर 20, इधर 14, इधर 30, वाई एक्सिस पे आपका कितना 20 और इधर आपका 40, वाई एक्सिस पे आपका सीधे 40 और इधर 50, और वाई एक्सिस पे आपका 10, 60 और वाई एक्सिस पे आपका 6 और इधर 70। तो आपका यहाँ से हाईएस्ट जो पीक है इस वाले से क्रॉस करके यहाँ, और इधर से क्रॉस करके यहाँ, अब जहाँ पे ये कट कर रहा है इस वाले पर, यहाँ पर से आप क्या डालेंगे, एक लाइन ड्रॉ करी गई है ये वाली। तो जहाँ पर ये क्रॉस करेंगे ये आपका बहुलक कहलाएगा इधर। तो इधर जहाँ भी मीट करेगा ये सामने इधर, ये आपका बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12वें का उत्तर। अगला जो प्रश्न आपके पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, निम्नलिखित समंकों से माध्यिका की गणना कीजिए। तो आपको समंक दिए गए हैं, एक वर्ग अंतराल दिया है 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40 और 40, 50। इसमें आवर्ती आपको दी है 14, 25, 34, 12 और 5। अब हमको संचयी बारंबारता निकाल दे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ऊपर 0 होगा, 0 इन सबको जोड़ते हैं तो पहला तो 14 ही आएगा। दूसरा क्या होगा, 14 और 25 कितना हो गया, 5 4 9 और 2 और 1 3। फिर इस 39 में 34 को जोड़ेंगे, 9 और 4 13, और 3 और 3 और 6 और 1 7, 73। फिर 73 में 12 जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 7 और 1 8। फिर 85 में 5 जोड़ेंगे तो 90। ये कितना आ गया, 90 आपको आ गया है। ठीक है, तो ये 90 आपका n है, n बराबर क्या आ गया 90। तो 90/2 कितना हो जाएगा 50, यानी 90/2, सॉरी 90/2 आपका 90/2 45, 45। ठीक, 45। अब तो माध्यिका क्या होगा, अब 45 आपको देखना है, 45 कहाँ पे है, 73 संचयी बारंबारता वाले ने 39 और 73 के बीच में, तो इस वाले में होगा, इस वाले वर्ग अंतराल में होगा, इस वाले वर्ग अंतराल में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये 34 आपका एफ हो गया, और ये जो 39 है ये आपका सी एफ हो गया है। आगे समझ में, तो अब आपको फॉर्मूले में इसका मान रखना है। कैसे रखेंगे, m बराबर L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू आइटा। तो आई L1 कितना है 20, L1 आपकी वर्ग अंतराल की निचली सीमा यानी 20, प्लस n/2 कितना हो गया, n/2 यानी 90/2, हमने 45 निकाल दिया है, 45, 45
माइनस सी एफ कितना है 39 बटे एफ कितना हो गया, एफ आपका 34 है, 34 फिर गुणा गया आई, आई का मतलब है वर्ग अंतराल के बीच का अंतर, तो 10, 10 का क्या है अंतर है, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस घटा के कितना हो गया 6 बटे 34 गुणा गया 10। जब इसको हल करेंगे तो आप तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 2 तियां 6, 17 दूनी 34 गुणा गया 10, तो ये जाएगा 20 प्लस 30 बटे 17, तो 20, 30 में 17 का भागा दे दो 1.7647, इसको जोड़ देंगे 21.7647 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके क्या था माध्यिका, ठीक है, इसका उत्तर ये था। तो ये प्रश्न हमने देखे कैसे इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो इसी के साथ ये सांख्यिकी वाला पोर्शन आपका कंप्लीट होता है और अगले प्रश्नों के ऊपर हम बात कल करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि अन्य बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। गुड नाइट।